Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। टॉपिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी बेस ईयर रिविजन। Government has formed a 26-member advisory committee on national account statistics to update the GDP base year from existing 2011-12 to 2022-23, मतलब 11-12 से 2022-23 में बेस ईयर को चेंज करने की बात हो रही है, तो उसके लिए एक कमेटी बनी है। एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विश्वनाथ गोल्डर, किसके अंडर, बी गोल्डर के अंदर, हैज़ बीन फॉर्म्ड to identify new data sources and refine methodology for compiling NAS and align GDP with inflation and industrial indices। तो इसलिए क्या मतलब अलाइनमेंट सही हो सके सब डाटा के साथ, इसलिए नया वो बेस ईयर चेंज करने की बात हो रही है। तो CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ब्रिंग्स आउट NAS एनुअली विच इंक्लूड्स GDP एस्टिमेट्स फ्रॉम मल्टीपल अप्रोचेस। प्रीवियसली 2015 में क्या हुआ, बेस ईयर चेंज किया था हमने, 2004-5 से 2011-12 किया था। इन द न्यू सीरीज CSO डिड अवे विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो न्यू सीरीज़ आई थी ना, उसमें CSO ने बोला कि हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट को हटा देते हैं एंड अडॉप्टेड द इंटरनेशनल प्रैक्टिस जिसमें हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइजेस यूज़ किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ना बेस ईयर होता क्या है ये देख लेते हैं। बेस ईयर एक रेफरेंस ईयर है जिसके हिसाब से प्राइजेज आर यूज टू कैलकुलेट द रियल ग्रोथ। तो मतलब बेस ईयर एक ऐसा ईयर है जिसके हिसाब से हम रियल ग्रोथ को एस्टिमेट करते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन अकाउंट नहीं करते हैं इन द नेशनल इनकम। ठीक है, दस बेस ईयर इज़ अ बेंचमार्क यूज फॉर GDP कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2011-12 इज़ द बेस ईयर, GDP फॉर अदर ईयर्स इज एडजस्टेड टू मैच 2011-12 प्राइजेस। ठीक है, अब बेसिकली GDP की क्या लिमिटेशंस है ये बॉक्स में दिया गया है। ये बेसिकली NCERT के पॉइंट्स है। ठीक है, ये मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है, मेंस पर्सपेक्टिव, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो एक्सक्लूड्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल हाउस होल्ड वर्क, ओवरलुक्स एनवायरमेंटल डैमेज, डजेंट मेजर वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं बता पाता ना, इग्नोर्स इनकम इनइक्वालिटी एंड मिसेस इनफॉर्मल इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर नीड टू अपडेट GDP बेस ईयर, तो क्यों ज़रूरी है, रिमूविंग इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, एनहांसेस डाटा क्वालिटी ग्लोबल कंपैरिजन के लिए, और अदर रीजंस में पोस्ट पैंडेमिक डायनेमिक सपोर्ट्स पॉलिसी मेकिंग, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। अब बेसिकली GDP की बात करते हैं। तो GDP के मेजरमेंट है अलग अलग तरीके से, 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, वो अपन नीचे ये इसमें देखेंगे बॉक्स में। लेकिन 2 GDP होते हैं, एक है नॉमिनल GDP मेजर्ड एट करेंट मार्केट प्राइजेस एंड इग्नोर्स इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है। दूसरा है रियल GDP एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग बेस ईयर प्राइजेस शोइंग ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये क्या करता है, ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है। अब मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग GDP 3 अप्रोच है। तो एक है प्रोडक्शन अप्रोच, दूसरा है एक्सपेंडिचर अप्रोच, तीसरा है इनकम अप्रोच। तो प्रोडक्शन अप्रोच में क्या होता है, GDP इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, पूरा सबको ऐड कर देते हैं। और लेकिन GVA क्या होता है, ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एड्स अप ऑल फाइनल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी, जितना भी हम स्पेंड कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला है GDP इज इक्वल टू C+I+G+NX। तो C है जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, I है जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, G है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और NX है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं माइनस जितना हम इम्पोर्ट करते हैं। फिर इनकम अप्रोच की बात करेंगे तो सम्स द इनकम जनरेटेड बाय प्रोडक्शन, जितना इनकम जनरेट हो रहा है। तो GDP इज इक्वल टू हो जाएगा वेजेस प्लस प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेसेस प्लस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो टैक्सेस माइनस सब्सिडी, और नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट अप्रोच हुए GDP निकालने के। नेक्स्ट टॉपिक इज परचेजिंग पावर पैरिटी। Global purchasing power parities data for 2021 has been released by International Comparison Program for 176 economies। तो PPP का डाटा रिलीज़ हुआ है।
चाइना वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2021 फॉलोड बाई USA ऑन द बेसिस ऑफ PPP। तो फर्स्ट कौन है? चाइना, फिर है USA। ठीक है। इंडियाज़ इकोनॉमी $11 ट्रिलियन वॉज द थर्ड लार्जेस्ट। उसके बाद आया हमारे इंडिया का नंबर, कितनी? $11 ट्रिलियन। इंडिया इज़ द फिफ्थ, और GDP रैंकिंग के हिसाब से हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है। हाई इनकम इकोनॉमी विद जस्ट 16.4% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल GDP। ऑन द अदर हैंड लो इनकम इकोनॉमीज 8.4% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अकाउंटेड फॉर जस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी शो हो रही है इससे। ठीक है। अब बेसिकली हम जो ये PPP पढ़ रहे हैं ये होता क्या है? PPP परचेजिंग पावर पैरिटी एक एक्सचेंज रेट है एट विच वंस नेशंस करेंसी वुड बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमने एक बास्केट ऑफ गुड्स ले लिया, तो उसको हम इंडिया में जितने प्राइस में खरीद रहे हैं तो हम UK में कितने प्राइस में खरीदेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या होता है? यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसीज। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्रीज देन मार्केट एक्सचेंज रेट। तो MER से ज़्यादा अच्छा डेटा ये है। MER ऑफन इन्फ्लेट्स द बाइंग पावर ऑफ हाई इनकम कंट्रीज़। तो MER से क्या होता है? बाइंग पावर हाई इनकम कंट्रीज़ की इन्फ्लेट हो जाती है एंड अंडर एस्टिमेट्स दैट ऑफ लो इनकम कंट्रीज़। PPP एक्सचेंज रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम देन MER। तो MER से ज़्यादा स्टेबल होती PPP वाली। ठीक है। फिर अब इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव टू कलेक्ट कंपैरेटिव प्राइस डाटा एंड डिटेल GDP एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस PPP फॉर द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज। इनिशिएटेड इन 1968, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो कौन कोऑर्डिनेट करता है? वर्ल्ड बैंक, अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। इट ऑल्सो मेजर्स प्राइस लेवल इंडेक्स, PLI भी मेजर करता है, विच इज़ द रेशियो ऑफ PPP टू इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी। The Ministry of Electronics and Information Technology has released a comprehensive study titled Estimation and Measurement of India's Digital Economy। तो ये ओवरव्यू देखते हैं जो बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टेटस है थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड कंट्री है एज पर स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024। प्लेस्ड 12th among the G20 countries in the level of digitalization of individual users। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो contributes 11.74% of the national income। इन ऑब्सोल्यूट नंबर्स इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP इज़ $402 बिलियन। ये सब डाटा उतना काम का नहीं है हमारे लिए। सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, तो डिजिटल एनेबलिंग इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर 7.83% ऑफ GVA। ठीक है। न्यू डिजिटल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अकाउंट फॉर नियरली 2% ऑफ GVA। इट इंक्लूड्स बिग टेक प्लेयर्स, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरमीडियरीज एंड फर्म्स डिपेंडेंट ऑन डिजिटल इंटरमीडियरीज। अदर की बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज दैट इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ट्रेड एंड एजुकेशन अकाउंट्स फॉर 2% ऑफ नेशनल GVA। ठीक है। इसमें हम बेनिफिट्स या सिग्निफिकेंस देखते हैं डिजिटल इकोनॉमी की। तो एक्सपोर्ट को एनहांस करता है, सर्विस डिलीवरी को बढ़ाता है जैसे ई-हॉस्पिटल, ई-संजीवनी, इंक्रीजेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है, बूस्ट करता है स्टार्टअप्स को और इनोवेशन को। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DBT अमाउंट टू विमेन थ्रू वेरियस स्कीम्स हैज़ क्रॉस्ड $2 ट्रिलियन रुपीज़ मार्क अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। तो कितना हम विमेन को कितना DBT के थ्रू ट्रांसफ़र कर चुके हैं? ₹2 ट्रिलियन। अबाउट DBT, तो ये 2013 में लॉन्च हुई थी। ऑब्जेक्टिव है रिफॉर्म द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग कैश सब्सिडीज़ एंड बेनिफिट्स टू एंश्योर रिडक्शन इन लीकेजेस। क्या क्या बेनिफिट्स है? रिडक्शन लीकेजेस कम करने हैं, फास्टर डिलीवरी करना है और एलिमिनेशन ऑफ डिलेज इन फंड फ्लो, डिले नहीं होना चाहिए। स्कोप क्या है इसके सपोर्ट के? कैश ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड PM किसान, पेंशन और स्कॉलरशिप। और इन काइंड सपोर्ट होता है, जैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी मिल जाती है, PDS के थ्रू फूड ग्रेन मिल जाता है, PM पोषण के थ्रू स्कूल मेल मिल जाती है। अब मैकेनिज्म कैसा है जो इंडिया स्टैक पे बना हुआ है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें है आधार पेमेंट ब्रिज के हिसाब से NPCI के। ठीक है। फिर जैम ट्रिनिटी है, तो जनधन अकाउंट सीड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, पेमेंट बैंक्स के थ्रू, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिलीवरी ऑफ फंड्स। फिर UPI इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट UPI से भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पे DBT स्कीम्स ऑफ स्टेट्स में देखो कि कौन कौन सा स्टेट DBT पे काम करती हैं। तो कर्नाटका का गृह लक्ष्मी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और उड़ीसा का सुभद्रा योजना। ठीक है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24।
सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO ने रिलीज़ किया रिजल्ट्स ऑफ HCES। ये हमने क्वेश्चन देखा हुआ है ना, एक बार पूछा हुआ है, वैसे हर बार नहीं पूछेगा और इसका डाटा उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब उसको आप थोड़ा एग्जाम में दिमाग लगा के बना लेना। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है? एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल एरिया और अर्बन एरिया का दिया हुआ है, तो दोनों इंक्रीज़ हुआ है, बस इतना याद रखो। अर्बन रूरल गैप है, रिड्यूस हुआ है, इतना ध्यान रखना है। फिर इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन नॉन फूड आइटम्स, तो नॉन फूड आइटम पे स्पेंडिंग बढ़ गई है। परसेंटेज शेयर ऑफ फूड इन एवरेज मंथली इनकम हैज़ फॉलन, तो जैसे मान लो हम पहले 3% एक्सपेंड करते थे, 10% करते थे, तो अब 2-3% हो गया। अब कंजम्पशन इनइक्वालिटी की बात करें तो गिनी कोफिशिएंट डिक्लाइन हो गया, मतलब इनइक्वालिटी कम हो गई है। गिनी कोफिशिएंट क्या है? ये एक्सटेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी को बताता है। यदि 0 है मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है और 1 है मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है HCES का? जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो देखो, वो कंजम्पशन पैटर्न शो करता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे इसमें GDP और CPI के हिसाब से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट करता है। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस हैं, जिसमें CPI फॉर एसेंशियल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए बताता है। फिर इनइक्वालिटी अमंग स्टेट्स की बात की जाए तो MPC इज़ हाईएस्ट इन सिक्किम और लोवेस्ट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर अबाउट हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे एक्सपेंडिचर, तो कौन कंडक्ट करता है? NSSO कंडक्ट करती है रेगुलर इंटरवल्स पे। इनिशियली इट वॉज कंडक्टेड एट 1 ईयर ड्यूरेशन, इनिशियली 1 साल में कंडक्ट किया जाता था। फिर क्या हुआ? 26 राउंड के बाद हर 5 साल में होने लगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना बस। अब NSSO की बात कर लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टैब्लिशमेंट ये फाउंड हुआ था 1950 में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ NSO एंड द सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फिर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड NSSO। तो मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो NSO में आएगा CSO प्लस NSSO, ठीक है। फिर पर्पस क्या है? टू कंडक्ट लार्ज स्केल सैम्पल सर्वेज इन डिफरेंट फील्ड्स इन ऑल इंडिया लेवल बेसिस। सर्वे की फ्रिक्वेंसी क्या है? एनुअल सर्वे भी हो सकते हैं, क्विनक्विनियल सर्वे भी हो सकते हैं 5 साल में। मेजर सर्वे कौन कौन से होते हैं? HCES होता है, फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ होता है और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स भी होता है, ठीक है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। लेटेस्ट RBI बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, तो कौन निकाल रहा है? RBI निकालते हैं बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस 19 सिटीज शोज वीकेंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन इंडियाज़ इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्पेंडिंग। तो बता रहा है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की बात करते हैं तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मेजर करता है डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म जो अभी लोगों के अंदर है और ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी इज यूजुअली रिलेटेड टू हायर स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स। तो हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होगा तो हायर स्पेंडिंग होगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिस्पॉन्सेज आर मेजर्ड थ्रू टू इंडाइसेस। तो कौन कौन से? करेंट सिचुएशन इंडेक्स की अभी क्या बात है और फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, ठीक है। किसने रिलीज़ की है? वर्ल्ड बैंक ने। अब इसके हाइलाइट्स क्या है? राइजिंग एक्सटर्नल डेट। तो टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ बढ़ गई है 2.4% से, जो अमाउंट टर्म्स में आ जाएगी, वैल्यू टर्म्स में $8.8 ट्रिलियन। तो इसमें अमाउंट याद मत रखना। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडेटेडनेस को बढ़ा रहे हैं? हाई इंटरेस्ट रेट। तो बांग्लादेश एंड इंडिया एक्सपीरियंस्ड ओवर 90% इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेमेंट्स। और अदर फैक्टर्स क्या क्या? इन्फ्लेशन है, डिप्रिशिएटिंग करेंसी है, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो उसमें है अन्न चक्र टूल। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च द अन्न चक्र PDS सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन पोर्टल। तो कौन कौन सा? अन्न चक्र PDS सप्लाई ऑप्टिमाइजेशन टूल और स्कैन पोर्टल टू मॉडर्नाइज द PDS सिस्टम। अब अन्न चक्र की बात करते हैं तो ये PDS सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है दैट लेवरेजेस एडवांस्ड एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम यूज़ करता है टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल रूट्स, कि क्या बेस्ट रूट हो सकती है एंड सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स जिससे हो सके। ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड IIT दिल्ली। इसको इंटीग्रेट किया गया है PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एंड फ्रीट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रेलवे का थ्रू यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो गति शक्ति और रेलवे के दोनों प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब स्कैन पोर्टल है उसको देख लेते हैं।
तो इट एम्स टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो सबमिशन ऑफ सब्सिडी क्लेम्स बाय स्टेट। जो सब्सिडी क्लेम करती है ना स्टेट, उसके लिए है। क्लेम स्क्रूटनी एंड अप्रूवल बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फैसिलिटेटिंग एक्सपीडियस सेटलमेंट, जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब पीडीएस की बात करते हैं तो बाय कवरेज इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर और स्टेट की। तो सेंटर एफसीआई के थ्रू क्या करता है, प्रोक्योरमेंट करता है, स्टोर करता है, प्रोक्योर करता है, खरीदता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है और बल्क एलोकेशन करता है फूड ग्रेन्स का। स्टेट क्या करता है, ऑपरेशन में हेल्प करता है, एलोकेशन विद इन स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स में भेजना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज, राशन कार्ड इशू करता है और सुपरविजन करता है फेयर प्राइस शॉप्स का। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, 1992 में रिवैम्प्ड पीडीएस था, फिर टीपीडीएस आया 1997 में, फिर अंत्योदय अन्न योजना आई 2000 में, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आया 2020 में, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में अन्न चक्र टूल। नेक्स्ट है रबर बोर्ड अनवील्ड ISNR and INR Connect. The initiatives ISNR, Indian Sustainable Natural Rubber, and INR Connect were unveiled on the occasion of Platinum Jubilee celebration of Rubber Act 1947. तो अब रबर क्रॉप के बारे में देख लेते हैं। तो रबर ट्री नेटिव है अमेजन रिवर की, मतलब साउथ अमेरिका की। इसको ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने। रबर इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स फ्रॉम ट्री, तो ट्री के लेटेक्स से मिलती है। कंडीशंस क्या क्या है, क्लाइमेट है, इसको 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए रहती है, 200 से 300। टेम्परेचर शुड बी इन द रेंज ऑफ 25 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और सॉइल डीप एंड लेटेराइटिक फर्टाइल सॉइल चाहिए रहती है जो डेफिशिएंट हो फॉस्फोरस में। अब जो एक्ट है 1947 का, प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रबर बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, ये ध्यान रखना। रबर बोर्ड किसके अंदर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, टू एंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री। इनिशिएटिव्स क्या क्या है, ISNR जो अभी हमने देखा, तो एमिंग एट अलाइनिंग इंडियन रबर प्रोडक्शन विद द स्ट्रिंजेंट यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन स्टैंडर्ड, तो हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको अलाइन करेंगे। अ की फीचर ऑफ ISNR इज इट्स ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, तो हम ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन देंगे, गारंटीज द रबर ओरिजिन एंड सर्टिफाइज इट्स कंप्लाइंस। फिर INR कनेक्ट क्या है, जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, डिजाइंड टू कनेक्ट ग्रोअर्स ऑफ अनटैप्ड रबर होल्डिंग्स विद इंटरेस्टेड एडॉप्टर्स टू मैक्सिमाइज प्लांटेशन एंड प्रोडक्टिविटी, तो प्लांटेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब स्टेटस क्या है इंडिया के रबर सेक्टर का, तो प्रोडक्शन की बात करें तो हम 3rd रैंक पे हैं ग्लोबल रबर प्रोडक्शन में, आफ्टर थाईलैंड। तो थाईलैंड फर्स्ट है, इंडोनेशिया सेकंड है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर। केरला सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती 90% ऑफ इंडियाज़ नेचुरल रबर, और अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्चेस नेशनल टर्मरिक बोर्ड, तो उन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च किया है। इसका हेडक्वार्टर है निज़ामाबाद, तेलंगाना में। ये बहुत ज़्यादा टर्मरिक प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। इसके की प्रोमिनेंट मेंबर्स हमको याद नहीं करना है, बस ये याद रख लेना, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब टर्मरिक के बारे में जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो देखो, उसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं, कलर के हिसाब से आप ध्यान रख लो। ये पेरेनियल है, राइजोमेटस है, नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है, और साउथ ईस्ट एशिया में। सिग्निफिकेंस क्या है, टर्मरिक मतलब हल्दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सीफाइंग प्रॉपर्टीज़ है। क्लाइमेटिक कंडीशंस में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 1500 से 2500 mm, सॉइल वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो, और ग्रोज बेस्ट एट एलिवेशंस अप टू 1500 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। अब टाइप में लिखा है जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है ना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। इंडियाज़ डोमिनेंस इन ग्लोबल टर्मरिक इंडस्ट्री। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक, तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। हम अकाउंट करते हैं 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 62% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ टर्मरिक आर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। More than 30 varieties of turmerics are grown in India and is grown in over 20 states in the country. और GI varieties कहाँ की, रोड टर्मरिक जो तमिलनाडु की है, लेकाडोंग टर्मरिक जो मेघालय की है, नोन फॉर हाई कुरकुमिन कंटेंट, एंड कंधामाल हल्दी जो उड़ीसा की है। फिर टारगेट की बात की जाए तो डबल करना है हमको प्रोडक्शन को टू 20 लाख टन्स इन 5 years, और बाय 2030 टर्मरिक एक्सपोर्ट्स आर प्रोजेक्टेड टू रीच $1 billion, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा टर्मरिक वाला पॉइंट। फिर इंडियाज़ कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स।
इंडियन कॉफ़ी एक्सपोर्ट सरपास $1 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बोला है। अब रीजंस फॉर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट क्या क्या है? सर्ज इन रोबस्टा कॉफ़ी प्राइजेस, तो रोबस्टा कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ गए हैं। इट वॉज ड्रिवन बाय पुअर वेदर विच डिस्टर्प्टेड सप्लाई इन की कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड वियतनाम। तो पुअर वेदर, ड्रॉट वगैरह आ गया था ब्राज़ील और वियतनाम में, तो वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो हमारे कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ गए। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन आ गया, जिसमें शार्प ग्रोथ इज़ ड्यू टू स्टॉकिंग अहेड ऑफ ईयूज़ न्यू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन दैट कुड रेज कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी एंड अदर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स टू ईयू। अब स्टेटस ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन क्या है? इंडिया इज़ द 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर, ब्राज़ील लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। ट्रेडिशनली ये रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में होता है, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में हाईएस्ट है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी, ये दो टाइप की, अरेबिका सुपीरियर है रोबस्टा से एंड ट्रेड्स एट हायर प्राइस देन दैट ऑफ रोबस्टा। इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रोबस्टा कॉफ़ी की, जो कि 72% ऑफ कंट्रीज टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसके कंडीशन देखा जाए तो अरेबिका और रोबस्टा, तो अरेबिका के लिए डीप फर्टाइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वेल ड्रेन्ड और स्लाइटली एसिडिक चाहिए, pH से 6 से 6.5 होना चाहिए। रोबस्टा के लिए भी सेम है अरेबिका के जैसे। स्लोप्स की बात की जाए तो जेंटल टू मॉडरेट, और इसमें जेंटल स्लोप्स टू फेयरली लेवल। एलिवेशन हाई और रोबस्टा लो एलिवेशन पे होती है। टेम्परेचर की बात की जाए तो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कूल इक्वेबल, और ये 20 डिग्री से 30 डिग्री हॉट ह्यूमिड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 80 और इसमें 80 से 90। एनुअल रेनफॉल 1600 से 2500 mm चाहिए, और रोबस्टा को 1000 से 2000 mm चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट है अदर की डेवलपमेंट्स में, इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिरोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। तो कहाँ पे? सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम में लॉन्च किया है। इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन सिक्किम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। किसके अंदर? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम्स टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन की बात करते हैं थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रोवाइड्स फॉर अडॉप्शन ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, ठीक है, ग्रुप में एक साथ काम करना, to enhance competitiveness of fisheries sector, facilitate economies of scale and generate higher income. Organic fisheries focuses on ecologically healthy fish farming system, avoiding the use of harmful chemicals, antibiotics and pesticides. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने रिलीज़ किया है नेशनल मिल्क डे पे, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, वर्गीज़ कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी पे, जिनको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है इंडिया के लिए। तो अब मिल्क, एग और वूल की बात करेंगे, जिसने ये रिपोर्ट में जो आया है। तो मिल्क में प्रोडक्शन है, इंडिया लीड करती है मिल्क के प्रोडक्शन में, ग्रोथ 5.62% है, और टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग है यूपी फर्स्ट है, ये ध्यान रखना। नहीं तो हम मिल्क में हम जनरली सही नहीं करते, गुजरात कर देते हैं अमूल के चक्कर में। तो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एग की बात की जाए तो इंडिया इज़ द सेकेंड ग्लोबली, ग्रोथ 6.8%, और मेजर स्टेट्स में आंध्रा फर्स्ट है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। वूल की बात की जाए तो ग्रोथ 0.22% हो रही है पिछले सालों में। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स in Haryana has granted World Organization for Animal Health Reference Laboratory status। तो ICAR को नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स है, उसको रेफरेंस लेबोरेटरी का स्टेटस मिल गया है WOAH के द्वारा। ये स्पेसिफिकली है फॉर इट्स एक्सपर्टीज़ इन इक्वाइन पायरोप्लास्मोसिस डिसीज़, ठीक है, टिक बॉर्न प्रोटोजोआन डिसीज़ है, जो हॉर्सेस को, इक्वाइन में बेसिकली हॉर्सेस वगैरह ही आते हैं, हॉर्स, डंकी, म्यूल्स, जेब्रा, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात की जाए तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1924 में बनी थी। ऑब्जेक्टिव है डिसिमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनिमल डिसीजेज एंड इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ ग्लोबली। ये 183 कंट्रीज़ हैं इसमें इंडिया को मिला के, और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिसेंटली नोटिफाइड दैट 95% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैव बीन डिजिटाइज्ड इन रूरल इंडिया। कहाँ पे? रूरल इंडिया, 2016 के बाद। ये अचीवमेंट किसके कारण है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के कारण, ये ध्यान रखना है अपन को। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2016 में लॉन्च किया गया था। रिवैम्प किसको करे थे उस टाइम? नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की,
और इसको एक्सटेंड किया गया था 21-22 से 25-26 के लिए विद एडिशन ऑफ 2 न्यू कंपोनेंट्स। कंप्यूटराइजेशन करना है ऑल रेवेन्यू कोड्स का एंड इंटीग्रेशन विथ लैंड रिकॉर्ड्स, और कंसेंट बेस्ड लिंकिंग ऑफ आधार नंबर विथ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो कंसेंट बेस्ड मतलब हर किसी का नहीं, लेकिन कंसेंट लेके करना है, जो रिकॉर्ड है राइट्स का उसको और आधार नंबर को लिंक करना है। एम क्या है? टू रिप्लेस मैनुअल प्रीजम्प्टिव लैंड टाइटल सिस्टम, तो मैनुअल सिस्टम को हटा के डिजिटल उसमें आना है। की इनिशिएटिव्स क्या थे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर? भू आधार, भू मतलब लैंड, लैंड आधार यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये 14 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, ठीक है। फिर नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा और एक भूमि सम्मान अवार्ड प्लैटिनम ग्रेडिंग का फॉर डिस्ट्रिक्ट्स अचीविंग सेचुरेशन ऑफ कोर कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? ये जो था ना डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो जो डिस्ट्रिक्ट इसको अचीव कर लेगा उसको भूमि सम्मान अवार्ड मिलेगा प्लैटिनम रैंकिंग का। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, बनाना कल्टिवेशन। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा, India has achieved a 10-fold increase in banana exports over the past decade and aims to reach $1 billion in the next 5 years. तो हमने बहुत ज़्यादा बनाना एक्सपोर्ट किया। बनाना कल्टीवेशन की बात की जाए तो 15 से 35 डिग्री के बीच में होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 75 to 85%। सॉइल क्या है? डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए, 6.5 से 7.5% pH होना चाहिए।